शीर्षक एजेंट यति माइनस एक नया मिशन। दो हेड का झगड़ा। मुझे मम्मी के पास छोड़ दीजिए। उनकी बात सुनकर एक एयर ऑफिसर बोला, पर हमें उन्हें इंडिया वापस लाना ही होगा। आपको भी पता है कि हमारे देश के कितने बच्चे वहां हैं जो जॉब और पढ़ाई करते हैं, उनमें से बहुत लोग हैं। हमें उन सबको निकालना ही होगा। और अभी भी पॉलिटिशियन और कुछ मिनिस्ट्री चुप बैठे हुए हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। जब बात आगे बढ़ जाएगी तो ये लोग हम पे ही दोष मढ़ देंगे। उनकी बात सुनकर सामने बैठा सेंट्रल मिनिस्ट्री का हेड ऑफिसर भरत स्पेशल ब्यूरो हेड की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है ये काम एजेंट यति सबसे बेस्ट तरीके से कर सकती है। वैसे भी वो पागल पॉलिटिशियन एजेंट यति को कुछ नहीं कह सकते हैं। सबको पता है एजेंट यति कितनी ज्यादा उल्टी खोपड़ी की लड़की है। अगर उसने इस मिशन को लीड किया तो मुझे भरोसा है कि वो सारे बेवकूफ कुछ नहीं कहेंगे, चाहे आसमान ही टूट कर क्यों न गिर जाए। अगर एजेंट यति ने उनके बच्चों को वार के बीच में भी फेंक दे और उनके बच्चों को बिना लेकर आ गई, तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तो एजेंट यति से हमेशा से डर लगता है। क्या पता वो कब उनके घर में घुसकर उन्हें मार दे। उसके लिए एमएलए मिनिस्टर कुछ मायने नहीं रखता है। उसके लिए एमएलए और मिनिस्टर आम इंसानों से भी गए गुजरे हैं। याद नहीं क्या पिछली बार कैसे उसने उस मिनिस्टर की चेहरे पे 2 थापड़ दे मारा था, और एमएलए जो उछल रहा था उसकी पैर ही तोड़ दिया था। फिर भी उन सब ने कुछ नहीं किया। ना उनके पार्टी की तरफ से किसी ने एजेंट यति के खिलाफ कोई कदम उठाया। उल्टा वो सब तो किसी चूहे की तरह अब 1 साल से किसी बिल में घुसे हुए हैं। शायद अब उन्हें बाहर आकर किसी के सामने मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। भरत की बात सुनकर सबको हंसी आ गई, पर वो सब बड़े बड़े पोस्ट पर थे। ऐसे मीटिंग में बीच हंस नहीं सकते थे, पर सबको एजेंट यति के बारे में अच्छे से पता था। वो सच में उल्टी खोपड़ी की थी, जहां से सबका दिमाग खत्म होता है उसकी दिमाग वहां से शुरू होता है। फाइटिंग से लेकर हैकिंग और ट्रीटमेंट किसी में भी कोई उसके मुकाबले में नहीं था। बहत को सबको लगता था एजेंट यति एक लड़का है, पर इस मीटिंग रूम में बैठे सभी इंसान को पता था कि एजेंट यति एक लड़की थी। सिर्फ लड़की नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक लड़की। जो उसे मना करो वो जबरदस्ती वही काम करती थी। और कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर, ऑफिसर्स और खुद राष्ट्रपति भी उसे सपोर्ट करते थे। उन्होंने 2 बार उससे मीटिंग भी किया था, वरना आज की तरह वो कभी मीटिंग में ही नहीं आती थी। तभी सामने हेड चेयर पर बैठे स्पेशल फोर्स ब्यूरो की हेड जगमोहन जी घमंड से बोले, मेरी पोती है ही काबिले तारीफ, पर नहीं भरत, मेरी पोती को इस वार में वहां नहीं भेजूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ वो बच्ची बेहद काबिल है, पर मैं उसे इस बार बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। जगमोहन जी फिर से बोले, वहां उसके सबसे ज्यादा दुश्मन छुपे बैठे हैं। अगर उन्हें कहीं से भी भनक लग गई कि इस मिशन को एजेंट यति लीड कर रही है, वो उस पर अटैक जरूर करेंगे और उसे वहां रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने पर भले ही उसे कुछ ना हो, मुझे भरोसा है उस पर वहां से आने में 2 दिन से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या पता तब तक वो सन की वार शुरू कर चुका होगा। ऐसा होने से सिर्फ आम जनता ही पिसे जाएंगे, और अगर हम उस वार में इंटरफियर करें तो जरूर देश के साथ हमारा रिश्ता खराब होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही किंग को ठुकरा दिया है और बोल दिया है कि वो उनके बीच की वार में इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वार किसी और देश के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि किंग की गद्दी के लिए हो रहा है। इसमें कोई भी दूसरा देश इंटरफियर नहीं कर सकता। ऊपर से जब वो खुद वार में उलझे होंगे तो हमें हेल्प कैसे करेंगे। हम बस अपनी तरफ से मेडिकल टीम ही भेज सकते हैं। उनकी बातों से बाकी सब सहमत थे। तभी कमांडो फोर्स के हेड प्रशांत चटर्जी जी मुंह बनाकर बोले, कब से तुम्हारी ये घमंड भरी बातें सुन रहा हूँ। तुम क्या हमेशा पोती पोती के कर अपना रिश्ता शो ऑफ कर रहे हो। तुमने अगर पहले उसे चुरा न लिया होता तो वो मेरी पोती होती। फिर भी देखो, वो मुझसे भी प्यार करती है। एक दिन उसके दिल में उसका बेस्ट दादाजी तुम नहीं में रहूंगा। उनकी बात सुनकर जगमोहन जी कहाँ चुप रहने वाले थे। वो भी उसी एटीट्यूड के साथ बोले, तुम कुछ भी कर लेते बूढ़े, पर मेरी पोती को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दिल में तो क्या, मैं तुम्हें उसके दिमाग में भी मुझसे ऊपर नहीं रहने दूंगा, समझे। वहां बैठे सब हैरान थे। इन दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। ये दोनों हर मीटिंग में लड़ते रहते थे। सिर्फ एजेंट यति किसकी ज्यादा परवाह करती और प्यार करती है, ये दावा करने के लिए ये लोग हर बार मीटिंग में मिलते रहते थे। इसलिए उनके बीच की बॉन्डिंग पुरानी बेस्ट फ्रेंड जैसी गहरी थी। खास करके जब से एजेंट यति ने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, तब से सब उसके लिए लड़ते रहते थे, खास कर जगमोहन जी और प्रशांत जी। तभी पारा कमांडो फोर्स के हेड दयानंद जी उन्हें रोकते हुए बोले, तुम दोनों क्यों लड़ते रहते हो। वो हम सबके लिए खास है, और प्रशांत, अगर तुम उसे पोती नहीं बना पा रहे हो तो क्यों ना तुम उसे बहू बना लो। तुम्हारे फोर्स का चीफ जो बना है वो भी तो कम उम्र का लगता है, और अगर मैंने एजेंट यति के बराबर पावरफुल किसी को देखा है तो वो तुम्हारा ही ऑफिसर है।
तुम भी तो उसे पोते जैसा मानते हो। अगर तुम उन दोनों की शादी करवा दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दयानंद जी की बात सुनकर प्रशांत जी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तभी जगमोहन जी गुस्से से बोले, बिल्कुल भी नहीं, मेरी पोती बहुत छोटी है, वो तुम्हारी कोई बहू नहीं बनेगी। और ऊपर से उस इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान किसी रॉबर्ट से कम है क्या? वो गिने चुने वर्ड ही बोलता है जिसे बोलने के लिए भी पैसा लगता हो। ऊपर से हम सब ने उसे ठीक से देखा ही नहीं। जब देखो मुंह पर मास्क लगाए रहता है। क्या पता वो बदसूरत हो इसलिए शकल छुपा रहा हो। उनकी बात सुनकर प्रशांत जी भी भड़क गए। तुम कहना क्या चाहते हो मोहन? तुम सबने नहीं देखा है, पर मैंने उसे अच्छी तरह से देखा। उससे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी पोती की शादी उससे हो। और क्या हुआ अगर वो गिने चुने वर्ड बोलता है तो? हमारी बच्ची भी तो गिने चुने वर्ड बोलता है। मुझे तो पूरा भरोसा है दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। हूँ बस सपने देखो। जगमोहन जी गुराते हुए बोले। तभी भरत बीच बचाव करते हुए बोला, बस बस, हम इस बारे में बात करने नहीं आए थे। हमें बाकी एजेंट से बात करके आज रात तक डिसीजन ले लेना चाहिए। वहीं बाकी सब सिर हिला रहे थे। कहाँ वो मिशन की बात करने आए थे और कहाँ शादी की प्रपोजल पर बात चली गई और खत्म भी हो गई। प्रशांत जी ने भी दोनों के लिए एक दूसरे को चुन लिया और उन्हें पूछना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ सारिका इस वक्त प्रखर की रूम की तरफ ही जा रही थी। उसकी हाथ में एक फाइल था जिसे वो प्रखर से साइन करवाना चाहती थी। वो एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। वो इंटरनेशनल लेवल पे भी 2 बार एडवर्टाइजमेंट शूट कर चुकी थी, पर वो इस बार कहीं और नहीं बल्कि रायजादा एंटरटेनमेंट के अंडर साइन करना चाहती थी। और उसके लिए आगे की शूट करना चाहती थी ताकि हमेशा प्रखर के आस पास रह पाए। रायजादा कॉरपोरेशन के अंडर में ऐसे फैशन कंपनी और कुछ ब्रांड भी होती थी जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट शूट होता था। उनके पास खुद का एंटरटेनमेंट कंपनी था। इंडिया में को सबकी पहली पसंद होती थी वो उनकी ही एंटरटेनमेंट कंपनी थी और उनके ही साइन आर्टिस्ट को ज्यादातर एड शूट मिलता था। जैसे ही सारिका अंदर जाने को हुई, एक 3 फुट का रॉबर्ट उसके सामने खड़ा हो गया। कोई अंदर नहीं जा सकता, उस रॉबर्ट ने रोबोटिक आवाज में कहा। सारिका उस रॉबर्ट को देखकर चिढ़ गई। ये रॉबर्ट प्रखर छोड़कर जाता था। कोई और उसकी रूम क्लीन करने आए उसे ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि काकी जो उसकी बचपन में रूम क्लीन करती थी उन्हें प्रखर ने अपने विला शिफ्ट करवा दिया था। बाकी सब भी यही चाहते थे कि काकी वहां रहकर प्रखर का ख्याल रखे। फिर भी प्रखर यहाँ कभी कभी आता रहता था, इसलिए उसने बाद में रॉबर्ट यहाँ रख दिया था जो उसके रूम को क्लीन करता था। पर वो किसी घर वाले को अंदर आने से नहीं रोकता था। उसके चिप में ऑलरेडी घर वालों का फोटो का, जिस वजह से सारिका भी अंदर आ जाती थी पहले जब प्रखर रहता था। वहीं कियान सोफे पर बैठे तिरछी नजरों से डोर की तरफ देख रहा था जहां से उसे सारिका की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपने डैड को देखा जो किसी मीटिंग में जाने के लिए निकलने वाले थे। कियान ने ही रॉबर्ट की चिप से सारिका की फोटो को हटा दिया था। डैड, क्या मैं भी आपके साथ ऑफिस चल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे हैरानी से देखा। ये लड़का कभी भी ऑफिस जाने को तैयार नहीं होता था। जब भी वो उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता था ये लड़का उसे मना कर देता था और कहता था वहां कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है और बैठकर अलग अलग लैंग्वेज की किताब पढ़ना ऑफिस जाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज वही लड़का उसे कह रहा था उसे उसके साथ ऑफिस जाना है, तो भला वो कैसे हैरान ना होता। क्या चल रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में? प्रखर अपनी आंखें छोटी करके बोला। कुछ नहीं, अगर आप मुझे ऑफिस नहीं ले जा सकते तो मेरी मम्मी के पास छोड़ दीजिए। मुझे मम्मी के पास जाना है, वरना मैं आपका सीक्रेट दादी माँ को बता दूंगा। कौन सा सीक्रेट बताओगे तुम, जरा मुझे भी बताओ। प्रखर अपनी टाई ठीक करते हुए बोला। मुझे अच्छे से पता है, कल रात आप मम्मी से मिलने गए थे और सुबह घर आए हैं। ये बात दादी माँ को नहीं पता, मैं बता दूंगा। कियान डेविल स्माइल करते हुए बोला। तो जाओ बताओ किसने रोका है तुम्हें, पर तुम अभी अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकते समझे, वरना मैं अपनी बीबी को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। प्रखर उसे धमकाते हुए बोला। तो कियान और भी गुस्से में आ गया और बोला, एक बार मम्मी आ जाए फिर देखना कैसे मैं मम्मी को अपनी तरफ करता हूँ और आपको भी उस मिस सारिका आंटी की तरह रूम से बाहर खड़ा कर दूंगा। फिर आप रहना उस चुड़ैल आंटी सारिका के साथ, आपको अंदर भी नहीं आने दूंगा। मम्मी और मैं यहाँ आराम से रहेंगे। उसकी बात सुनकर प्रखर ने दांत पीस लिया और उसे पीछे से पकड़कर ऊपर उठा लिया। तो कियान उसकी गोद में छटपटाने लगा। वो हाथ पैर चला रहा था जो किसी काम का नहीं था। छोड़िए मुझे, वरना मैं मम्मी को कंप्लेन कर दूंगा, फिर मम्मी आपके पास कभी नहीं आएगी। मम्मी मेरी है, सिर्फ मेरी में, आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकते हैं।
वहीं सारिका जो रॉबर्ट को बार बार उसकी रास्ता रोकते देख चिढ़ गई थी, क्योंकि इस रॉबर्ट ने पहले तो कभी उसे अंदर जाने से नहीं रोका। उसकी आवाज सुनकर अंकिता जी, सुप्रिया यानी पास आ गए थे। स्वाभिमान और प्राची भी आ गए थे। स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, अब ये लड़की यहाँ क्या नाटक कर रही है? दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए सबको कियान की चिल्लाकर प्रखर को धमकी देने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं सारिका के लिए चुड़ैल और उसकी तरह बाहर खड़ा कर दूंगा सुनकर स्वाभिमान की हंसी छूट गई। उसने सारिका को देखा, जिसके मुंह गुस्से से पूरी तरह से काला पड़ गया था। ये लड़का किसी को भी अपनी बातों से ही गुस्सा दिलाकर मार डालेगा। वहीं बाकी सब भी हैरानी से सुन रहे थे। अंकिता जी और सुप्रिया जी भी हैरान थी। हाय रे, ये लड़का बिल्कुल आपने बाप प्रखर पे गया है। वो भी तो बचपन से ऐसा ही था, और अब भी तो वो ऐसा ही है। वो भी तो सामने नहीं देखता था कि कौन है। सुप्रिया जी ना में सिर हिलाकर बोली, हाँ, पता नहीं उसे सारिका इतनी ना पसंद क्यों है। अंकिता जी भी बोली। वहीं सारिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो भी तो यही बात जानना चाहती थी। तभी प्रखर बाहर आया। कियान भी उसके गले में बाहें डाले लटके हुए था, क्योंकि प्रखर ने उसे बताया था कि वो उसे उसकी मम्मी के पास छोड़ देगा। कियान ने सबको देखा, फिर रॉबर्ट से बोला, अच्छा किया तुमने इन आंटी को रोक कर टीन के डिब्बे, वरना ने तुम्हें तोड़ देता। ये रूम मेरा और मेरी मम्मी का है। कियान का सबके सामने नियति को मम्मी बुलाना। उस टीन की डब्बे को भी हैरानी और दुख होता अगर उसके पास भावना होती तो। कियान उसे ऐसे डांट रहा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा है और उसकी बात को समझ सकता है। आगे भी ऐसे ही खड़ा रहना, टीन के डिब्बे इन्हें अंदर मत आने देना। जब देखो मेरी मम्मी की जगह छीनने की कोशिश करती रहती है। उसने सारिका की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला। वहीं कियान की बात सुनकर तो सब और भी हैरान हो रहे थे। ये लड़का सच में अपने बातों को बोलता नहीं बल्कि दूसरे के मुंह पर पत्थर की तरह फेंकता है। सारिका को बेहद बुरा लग रहा था। कियान उसे इतनी नापसंद क्यों कर रहा है, उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो आगे गई और अपनी आंसू छुपाते हुए बोली, प्रखर, क्या आप मेरी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देंगे? मैं बस ये आपसे साइन कराने के लिए ही लेकर आई थी। चलिए डैड, मुझे मम्मी के पास जाना है। अगर आप अभी नहीं चले तो मैं मम्मी से कह दूंगा कि आप इस चुड़ैल आंटी से प्यार करते हो। फिर मम्मी आपसे प्यार नहीं करेगी, ना ही शादी करेगी। मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा, फिर आप रहना जंगल में अकेले। कियान प्रखर की गोद में हाथ पैर चलाते हुए गुस्से से बोला। वो नहीं चाहता था कि उसके डैड इस लड़की के आसपास भी रहे। उसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसके डैड जैसे बिजनेस डील में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे वैसा ही लग रहा था। उसे लग रहा था अगर उसके डैड ने साइन कर दिया तो ये चुड़ैल लड़की उसके डैड का पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे तो अपने डैड एकदम से बुद्धू लग रहे थे, जो उस लड़की की जाल में फंसने वाले थे, और वो खुद को सबसे बेस्ट समझता था और अपने डैड को बचा रहा था। प्रखर भी समझ गया उसका ये पिद्दी बेटा क्या करना चाहता है। उसने सारिका को देखा, जो थोड़ा दुखी होकर और उसकी तरफ उम्मीद लिए देख रही थी। उसने बिना भाव के कहा, मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, मैं बाद में साइन कर दूंगा, किसी के हाथ भेज देना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। स्वाभिमान और प्राची ने भी सारिका की शकल को देखा। स्वाभिमान बोला, सारिका दी, आपकी गाल फूल गया है। लगता है आप गुस्से में हैं, पर आपको बच्चे की बात को दिल से लेने की जरूरत है। इतना कहकर वो भी हंसते हुए वहां से चला गया। प्राची भी बोली, मुझे भी कॉलेज जाना है, मैं जा रही हूँ। वो भी वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ अंकिता जी, सुप्रिया जी और सारिका खड़ी थी। तीनों ही हैरान थी। सबसे ज्यादा तो सारिका हैरान थी स्वाभिमान की बात सुनकर। क्या मतलब है कि उसे कियान की बातों को दिल से लेना चाहिए। तभी अंकिता जी बोली, सारिका बेटा, तुम कियान की बात को दिल से मत लो। वो तो अभी बच्चा है, इसलिए कुछ भी बोल जाता है। इतना कहकर वो भी वहां से नीचे चली गई। भाभी ने ठीक कहा, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, कियान बच्चा शुरू से ही ऐसा है। वो किसी के साथ जल्दी घुलता मिलता नहीं है। चलो रूम में जाओ, बाद में ऑफिस चली जाना साइन लेने। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। सारिका तो जैसे बेवकूफ की तरह खड़ी थी। स्वाभिमान ने कहा, कियान की बात को दिल से लो, और अंकिता जी ने कहा, दिल से मत लो। उसने अपना सिर झटका और उस रॉबर्ट की तरफ फिर से देखकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ कियान और प्रखर कार में थे। कियान सीट पर बिल्कुल शांत, पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और अपने डैड को घुरे जा रहा था। वहीं प्रखर उसे इग्नोर करके अपना काम कर रहा था। डैड, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये रूट तो ऑफिस की तरफ जाता है ना? मुझे अच्छे से याद है, पहले हम इसी रास्ते से ऑफिस जा चुके हैं। ये तो मम्मी की घर का रास्ता नहीं है। मुझे नहीं जाना आपके साथ ऑफिस।
कार रोकिए, मैं वहीं से खुद अपनी मम्मी के पास चला जाऊंगा। कियान गुस्से से बोला। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ही छोड़ने जा रहा हूँ। प्रखर सख्त भाव से बोला। वो इसे अपनी बनी के पास छोड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई नियति के पास आए। कियान भी नहीं, उसे कियान से भी जलन होती थी। कियान चुपचाप बैठ गया, उसे बस अपनी मोम के पास जाने से मतलब था। चाहे उसके डैड किसी भी रास्ते से ले जाए, अगर उन्होंने उसके साथ चीटिंग किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट में पहुंचे। प्रखर ने पता करवाया था उसकी बनी यहाँ किसी मीटिंग के लिए आई है, इसलिए वो कियान को यहाँ ले आया था। ये उसके ऑफिस से बस थोड़ा दूर था, अगर नियति को जाना हुआ तो वो आकर कियान को ले सकता था। चलो, यहीं पर तुम्हारी मम्मी है। कियान ने उसे आंखें छोटी करके संदेह से अपने डैड को घूरा, फिर कुछ न बोलकर वहां से निकलकर बाहर चला गया। दोनों अंदर चले गए। कियान अब प्रखर की गोद में चढ़ने को तैयार नहीं था। अगर सच में उसकी मम्मी यहाँ होगी तो उसे डैड के गोद में देखकर क्या सोचेगी। यही कि कियान एक छोटा बच्चा है और वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वो अपनी मम्मी के सामने खुद को बड़ा और समझदार दिखाना चाहता था। दोनों ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, फिर आगे चला गए। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। यहाँ 4 फ्लोर तरफ प्राइवेट रूम था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्राइवेट मीटिंग और बिजनेस डील होता था। प्रखर को पता था नियति किस रूम में है। वो सीधा 3rd फ्लोर पर चले गए और आगे एक रूम के बाहर गार्ड खड़े थे। यहाँ नियति की मीटिंग चल रही थी। डैड, क्या मम्मी यहीं है? कियान ने जल्दी में अपने डैड की हाथ को खींचते हुए पूछा। कियान की आवाज सुनकर सभी गार्ड्स ने नीचे झुककर उस छोटे बच्चे को देखा। हाँ, तुम्हारी मम्मी रूम में है, प्रखर ने जवाब दिया। ये सुनकर कियान की आंखें चमक गई। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहीं गार्ड्स प्रखर की बातें सुनकर हैरान थे। यहाँ तो उनकी बॉस की मीटिंग चल रही है। ये कौन है जो अपने बच्चे को कह रहा है कि उसकी मम्मी अंदर है? अंदर 2 लड़कियां भी मीटिंग रूम में, क्या ये उनमें से किसी का बेटा है? अगर है तो ये मीटिंग में बीच कैसे जा सकता है, और ये इंसान उसे जाने भी दे रहा था। उनकी बॉस जरूर गुस्से से फट पड़ेगी। क्या इस इंसान को डर नहीं है कि उसकी बीबी की जॉब चली जाएगी और उसके बेटे को भी डांट पड़ सकती है? कितना प्यारा दिखने वाला बच्चा है ये। उन्होंने कियान को अपनी बॉस के साथ रिलेट ही नहीं किया, क्योंकि उनकी बॉस तो बहुत छोटी थी। तभी कियान के सामने एक गार्ड खड़ा हो गया और बोला, बच्चे, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर सच में तुम्हारी मम्मी अंदर है तो तुम्हें यहीं बाहर उनकी बाहर आने तक इंतजार करना होगा। अंदर जरूरी मीटिंग चल रहा है। उस गार्ड की बात सुनकर कियान ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, क्यों? जब मेरी मम्मी अंदर है, मैं बाहर क्यों रहूं? मेरी मोम को अगर पता चला कि तुम लोगों ने मुझे रोका है तो मेरी मम्मी तुम सबको यहाँ से निकाल देगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। कियान ने उस गार्ड को धक्का दिया, पर उसे जब वो हिला नहीं पाया तो गुस्से से उसकी साइड से निकल गया। वहीं उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। अरे रुको, सब थोड़ा हैरान थे। इसका फायदा उठाकर कियान डोर की तरफ भाग गया। वो बेहद स्पीड से भाग रहा था, इधर उधर उछल रहा था जैसे कोई बंदर हो। आप अपने बेटे को रोकिए एम्मा सर। देखिए, अगर वो अंदर चला गया मीटिंग के बीच तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी बीबी की जॉब भी चली जाएगी। वहीं कियान जो उछल रहा था, उसने जल्दी से डोर खोला और अंदर चला गया। वहीं प्रखर शांत खड़ा था, जैसे इससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। गार्ड की बात सुनकर उसकी दिलचस्पी जाग गई। उसकी बीबी की कंपनी ने उसे कौन बाहर निकलेगा? ये लोग किसे उसकी बीबी समझ रहे हैं? ठीक है, निकाल दो मेरी बीबी को जॉब से। इतना कहकर प्रखर ने किसी को मैसेज किया और वहां से चला गया। कुछ गार्ड्स हैरान थे, ये आदमी क्या पागल है? वहीं एक गार्ड कियान के साथ ही अंदर चला गया था। अंदर रूम में लाइट डिम थी, सिर्फ प्रोजेक्टर पे साइड शो हो रहा था। कियान ने प्रोजेक्टर स्क्रीन की लाइट से अपनी ब्यूटीफुल मम्मी को देखा और चिल्लाया, मम्मी, कियान आपसे विपुल जी मिलने का आ जाता पछतावा। है। एक बच्चे की आवाज सुनकर सबने गेट की तरफ देखा। रचित ने जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। मैम, ये बच्चा पता नहीं कौन है, जबरदस्ती अंदर घुस आया है। मैं अभी उसे समझाकर बाहर ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने कियान की हाथ को पकड़ लिया तो कियान गुस्से से छटपटाने लगा। मम्मी, कियान को बचाओ, मुझे बाहर नहीं जाना, कियान चिल्लाया। उस गार्ड ने हल्के से कियान को पकड़ा हुआ था, कहीं उसे दर्द ना हो। कियान उसे बेहद मासूम और प्यारा लगा था, पर वो शैतानी कर रहा था। वहीं बाकी सब भी हैरान थे, ये बच्चा है किसका? रूम में 2 लेडीज भी थे, सबने उनकी तरफ देखा तो उन दोनों ने भी सिर हिला दिया। छोड़ो उसे। तभी एक शांत मगर कोल्ड आवाज आई। ये नियति की आवाज थी। गार्ड ने जल्दी से कियान की हाथ को छोड़ दिया। कियान भाग कर जाकर नियति की गोद में चढ़कर बैठ गया और उसके गले में बाहें डालकर बोला, मम्मी, आई मिस यू।
उसमें नियति की गाल पर किस किया। नियति ने भी कुछ नहीं कहा और धीरे से बोली, मिस यू टू। वैसे आप यहाँ किसके साथ आए हो? डैड के साथ, वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, कियान बोला। वही मीटिंग रूम में सब हैरानी से ये सब देख रहे थे। एनशी, किसी को लगा नहीं था कि मिस शेखावत का एक बेटा होगा, वो भी इतना बड़ा। उन्हें तो लगता था एनएस इन्वेस्टमेंट की सीईओ मिस शेखावत सिर्फ 17-18 साल की है, और उसे देखकर भी तो यही लग रहा था। तो फिर इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? रचित तो खुद ही हैरान था। उसकी बोझ जो सिर्फ 17 साल की है, उनका 3 साल का इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? क्या 14 साल में? नहीं नहीं, ये वो क्या सोच रहा है? उसने अपने सिर को झटका। वहीं जो गार्ड वापस जा रहा था, वो भी उतना ही हैरान था। है भगवान, वो 4 सालों से बॉस के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता नहीं चला कि कब उनकी बॉस का इतना बड़ा बेटा हो गया? नियति बाकी सबको देखकर बोली, आप बाकी डिस्कस मेरे असिस्टेंट के साथ कर लीजिए। इतना कहकर वो कियान को लेकर उठी और वहां से बाहर चली गई। मिस्टर रचित, क्या ये बेटा मिस शेखावत का है? एक आदमी ने पूछा। प्लीज पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, रचित बोला और बाकी बातें करने लगा। वो क्या कहता कि उसे भी नहीं पता कि उसकी बॉस का इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। वहीं नियति एक दूसरे प्राइवेट रूम में चली गई। क्या आपने खाना खाया है? नियति ने प्यार से कियान के सिर को सहलाते हुए पूछा। कियान ने ना में सिर हिला दिया। नहीं मॉम, मैं जल्दी डैड के साथ आ गया आपसे मिलने, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। नियति को उसकी मासूम आंखों को देखकर प्यार आ रहा था, पर उसे पता था ये प्यारा तो है, पर शरारती भी है। फिर भी उसे प्रखर और उनके घर वालों पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। घर वालों का छोड़ो, क्या एमसर रायजादा को नहीं पता कियान का कंडीशन कैसा है? उसे टाइम टू टाइम प्रोटीन मिलना जरूरी है, वरना उसकी ब्लड का केमिकल और अजीब जीन्स बैक्टीरिया की तरह और भी खतरनाक तरीके से और जल्दी कियान की ऑर्गन पे अटैक करेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगी। कियान ने कुछ हेल्थी डिशेस का नाम लिया, क्योंकि उसे भी अनहेल्दी चीजें पसंद नहीं था। शीर्षक, मेरे लिए ड्रेस चूज करो बीबी। गुड बॉय। नियति ने प्यार से उसके सिर को सहलाया। उसे ये बात अच्छी लगी कि कियान ने बस हेल्थी खाना ही ऑर्डर किया, क्योंकि इस वक्त कियान को प्रोटीन की सख्त जरूरत थी। कियान ने अपने फोन को निकाला और बोला, मम्मी मुझे आपके साथ फोटो लेना है। नियति चौंक गई, पर वो कियान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। ठीक है, नियति ने कहा तो कियान खुशी से नियति के साथ फोटो लेने लगा। वो इस फोटो को अपने डैड को दिखाकर चिढ़ाने वाला था कि कैसे वो और उसकी मम्मी कितने क्लोज है, और डैड तो मम्मी के क्लोज ही नहीं है। नियति को पोज तो नहीं आता था, कियान को भी ये सब नहीं आता था, पर वो इंटरनेट से मम्मी सन सेल्फी फोटो पोज ढूंढकर फोटो ले रहा था, और उसे देखकर नियति को सच में हंसी आ रही थी। थोड़ी देर में कियान ने 10 फोटो ले लिया था। अब वो संतुष्ट लग रहा था। थोड़ी देर में खाना भी आ गया था। कियान ने चमकती आंखों से खाने को देखा। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। वो अपनी चमकती आंखों से नियति को देखने लगा। मम्मी, क्या आप अपनी हाथ से मुझे खाना खिला सकती हो प्लीज? कियान ने होठों को लटकाए हुए कहा। वो इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था, और भी ज्यादा मासूम बनने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। नियति थोड़ी परेशान थी। आज तक उसने कभी किसी बच्चे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ठीक है, फिर भी नियति मान गई और कियान को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। वहीं कियान तो इस वक्त बेहद खुश था। अगर प्रखर के घरवाले उसे इस वक्त देखते तो सदमे में चले जाते। ये लड़का जो कभी किसी की हाथ से नहीं खाता था, हमेशा कहता था वो कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, उसे खाना खिलाने के लिए नानी की जरूरत नहीं है। आज वो नियति के हाथ से खाने के लिए इतना नाटक कर रहा था। कितनी बार तो सारिका, दादी माँ, अंकिता जी, सुप्रिया जी और बाकी सबने भी उसे खाना खिलाने का ट्राई किया था, पर वो तो दूध की बोतल भी किसी के हाथ से नहीं पीता था। 2 साल होते ही वो ग्लास में खुद ही पीने लगा था। वहीं कियान इस मौके को नहीं छोड़ने वाला था। उसने जल्दी से नियति की उसे खाना खिलाते वक्त सेल्फी लिया। अब उसे ये फोटो काफी लग रहा था। वो इस फोटो को अपने डैड को भेजकर जलाने वाला था। जब खाना खत्म हो गया तो नियति हाथ क्लीन करने वॉशरूम में चली गई। वहीं कियान ने जल्दी से सारे फोटो जो उसने लिए था सब अपने डैड को भेज दिया और हंसते हुए बोला, डैड डैड, अब मैं भी देखता हूँ आप कैसे जलकर कोयला होते हो। आप हर बार मुझे लिए बिना ही मम्मी से मिलने चले जाते थे ना, तो ये आपकी सजा है। उसकी होठों पर एक शरारती स्माइल थी, जो थोड़ी देर पहले कियान की नियति को रिक्वेस्ट करते वक्त से उस मासूम स्माइल से बिल्कुल अलग था। वहीं प्रखर इस वक्त मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। बार बार उसके फोन में किसी का मैसेज आ रहा था। उसने फोन में देखा तो कियान का मैसेज था।
तन्मय हो उसके पास ही बैठा था। अब वो मीटिंग में ज्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि उसने भी देख लिया था उसके बॉस का बेटा मैसेज कर रहा है। प्रखर ने मैसेज ओपन किया तो उसमें 10 से 12 फोटो था। वो जल्दी ही डाउनलोड हो गया। सारे पिक में नियति और कियान थे। कियान ने उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल का इमोजी भी भेजा था और नीचे लिखा हुआ था, देखिए मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रहा हूँ। मम्मी मुझे अपनी हाथों से खाना खिला रही है। आई एम श्योर मम्मी ने कभी आपको ऐसे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया होगा। दोनों फोटो में बेहद क्यूट लग रहे थे। प्रखर को जलन भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ये लड़का जानबूझकर उसे ये पिक भेजकर चिढ़ाना चाहता है, वरना कब से ये लड़का किसी और के हाथ से खाना खाने लगा। और पिक क्लिक करना, ये तो इस लड़के को बकवास लगता था ना। अब क्या हुआ, क्या अब इसे ये फोटो लेना बकवास नहीं लग रहा है? उसे अब गुस्सा आ रहा था, ये पिद्दी उसकी बनी की इतनी क्लोज कैसे जा सकता है? उसे तो कियान को नियति के पास छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी देर में जब मीटिंग खत्म हो गई, तन्मय ने देखा उसके बॉस अभी भी अपनी फोन को गुस्से से घुस रहे थे, जैसे फोन को तोड़कर अभी अंदर घुस जाएंगे। तन्मय ने प्रखर के पास आकर धीरे से देखा तो वहां कियान और एक लड़की की फोटो थी। ये लड़की तो उनकी होने वाली लेडी बॉस थी ना। अब तन्मय को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। जरूर उसके बॉस गुस्से में है, क्योंकि उनका बेटा लेडी बॉस के कुछ ज्यादा क्लोज है। उसे हंसी आ रही थी, क्या बॉस को अपने बेटे से ही जलन हो रही है? अगर उन्होंने मिस शेखावत से शादी की तो वो तो कियान के माँ ही होंगे ना। उसके बॉस कितने बड़े जलकुकड़े हैं, अपने बेटे से भी जल रहे हैं। पता नहीं शादी के बाद और कितना जलेंगे और सबसे कितना दूर रखेंगे। प्रखर उठा और गुस्से से बोला, आपने ये ख्याल छोड़कर चलो। इतना कहकर वो बाहर चला गया। उसके साथ ही तन्मय भी हड़बड़ाते हुए चला गया। थोड़ी देर में प्रखर उस मॉल में पहुंच गया जहां की एड्रेस उसे उसकी सीक्रेट गार्ड ने दिया था। अभी कियान और नियति रेस्टोरेंट से इस मॉल में आए हुए थे। उसे पता था कियान जरूर नाटक करके नियति को यहाँ लाया होगा कि उसे शॉपिंग करनी है, जबकि कियान कभी भी शॉपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। प्रखर के पीछे पीछे तन्मय भी चल रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस यहाँ मॉल में क्यों आए हैं। फिर भी उसकी ये बात अपने बॉस से पूछने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों एलिवेटर ऊपर चले गए और एक बड़े स्टोर में आ गए। ये लेमिस ब्रांड का स्टोर था। यहाँ लगभग सभी बड़े मॉल में लेमिस का स्टोर था। दोनों अंदर चले गए। प्रखर किड सेक्शन में चला गया। एक स्टाफ उसे अटेंड करने आगे आया तो प्रखर ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और आगे चला गया। वो गुस्से और जलन से तमतमा रहा था। सामने कियान अलग अलग ड्रेस आपने ऊपर लगाकर नियति को दिखा रहा था। मम्मी क्या उसमें कियान अच्छा लग रहा है? कियान ने एक ब्लैक ड्रेस को आपने ऊपर लगाकर कहा। बेहद अच्छा लग रहा है, नियति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। तो कियान खुश हो गया और बोला, मम्मी हम दोनों की पसंद तो सेम सेम है। आपको भी ब्लैक पसंद है और मुझे भी ब्लैक पसंद है। मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ। उसकी बात सुनकर नियति ने बस स्माइल किया। वहीं सारे स्टाफ तो हैरान हो गए। क्या उनकी बॉस का एक बेटा ये कब हुआ? जब नियति कियान को अपने साथ लेकर आई थी तब उन्हें लग रहा था शायद ये बच्चा किसी रिलेटिव का है, जिसे बॉस यहाँ शॉपिंग कराने लेकर आई है, और अब ये बच्चा उनकी बॉस को मम्मी कह रहा था। इस बात पर तो वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। तभी कियान की नजर प्रखर पर गया। आपने डैड को यहाँ देखकर कियान ने मुंह बना लिया, पर जल्दी ही उसने आने डैड को इग्नोर कर दिया और अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी मुझे आपके साथ रहना है, अभी नहीं जाना है। नियति ने पीछे देखा जहां प्रखर खड़ा था। वो भी गुस्से से तमतमा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था प्रखर इतने गुस्से में क्यों है। क्या वो खुद ही कियान को उसके पास छोड़ नहीं गए थे? मिस्टर रायजादा, आप यहाँ क्या आप कियान को लेने आए हो? नियति ने ठंडे भाव से पूछा। नहीं, मैं बस देखने आया था मेरी बीबी और बच्चे यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, प्रखर दांत पीसते हुए बोला। उसकी नजर कियान पर थी। उसे गुस्से से साथ साथ जलन भी हो रही थी। उसकी बनी को क्या उसके लिए ड्रेस चूज नहीं करना चाहिए था पहले? ना उसके लिए उसकी बीबी ने ड्रेस चूज किया, ना गिफ्ट दिया, ना हाथ से खाना खिलाया। सब कुछ तो पहले इस लड़के को मिल रहा है। वहीं स्टाफ तो अब और भी हैरान थे। आज नियति ने कियान को यहाँ शॉपिंग के लिए लाई थी। स्टाफ ने जब सुना इस आदमी ने अभी उनकी बॉस को बीबी कहा, वो सब हैरान हो गए और ज्यादा अटेंटिव हो गए। उनकी बॉस इतनी छोटी है, उन्होंने कब शादी किया? या फिर ये लड़का उनकी प्यारी बॉस को फंसा रहा है? तभी एक स्टाफ आगे आया और बोला, आइए सर प्लीज बैठिए। हमें नहीं पता था आप बॉस के हस्बैंड हो। सॉरी, हमने आपको ठीक से अटेंड नहीं किया। वहीं नियति भी हैरान थी। क्या अभी अभी इन्होंने सबके सामने उसे बीबी कहा?
उनकी शादी कब हुई? ये आदमी कितना ज्यादा बेशर्म है जो जबरदस्ती उसका पति बन बैठा है। वहीं प्रखर थोड़ा हैरान हुआ, नियति की कंपनी के बारे में उसे पता चला था। मतलब ये ब्रांड भी उसकी जान ने ही डिजाइन किया है। लॉ कमा। अब उसे आपनी बनी पर और भी गर्व हो रहा था। कियान ने सबको देखा और मुंह बनाकर बोला, वो बस मेरे डैड है, आप सब इतना क्यों घबरा रहे हो? बाकी सब ने कियान की बात सुना और हैरान हो गए। क्या ये बच्चा खुद के डैड के बारे में ये कह रहा है? प्रखर नियति के पास चला गया और बोला, मनी क्यों ना तुम मेरे लिए भी कोई ड्रेस देखो। मुझे भी तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनना है। अगर आपको लेना है तो आप खुद ही पसंद कीजिए मिस्टर रायजादा। नियति अपनी आंखें छोटी करके प्रखर को घूरते हुए बोली। वहीं कियान प्रखर को चिढ़ाने वाली नजर से देख रहा था, जैसे कह रहा हो मेरी मम्मी सिर्फ मेरे लिए ड्रेस पसंद करेगी, आपके लिए तो कभी नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद की ही लेनी है। प्रखर ने नियति की हाथ को पकड़ा और एक स्टाफ को देखकर पूछा, मेन सेक्शन कहाँ है? मुझे अपनी बीबी की पसंद की सूट लेनी है। स्टाफ ने मेन सेक्शन की तरफ इशारा किया तो प्रखर नियति को लेकर वहां चला गया। कियान भी गुस्से में उनके पीछे पीछे जाते हुए बोला, डैड, आप मेरी मम्मी को मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। छोड़िए मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी सिर्फ मेरे लिए ड्रेस चूज करेगी, आपके लिए नहीं। आप क्यों आए हो यहाँ? उसे गुस्सा आ रहा था। उसने प्रखर के एक हाथ को पकड़ लिया और प्रखर के हाथ से झूलते हुए उसके साथ चलने लगा। नियति ने दूसरे हाथ से कियान को पकड़ लिया कि कहीं वो गिर न जाए। तीनों मेन सेक्शन में पहुंच गए तो प्रखर ने कियान के एक हाथ को छोड़ दिया और नियति की गाल को चूमते हुए बोला, लो अब मेरे लिए ड्रेस चूज कर दो बीबी। नियति ने गुस्से से प्रखर को देखा और चीढ़कर इधर उधर देखने लगी। वो जानती थी ये आदमी उसकी बात तो नहीं सुनने वाला है, इसलिए उसने एक ब्लैक सूट उठाया और उसे प्रखर को दे दिया, क्योंकि उसे बाकी कोई कॉलर अच्छा नहीं लगा प्रखर के लिए। प्रखर खुश हो गया। उसने तिरछी स्माइल लिए कियान को देखा, जो गुस्से से हलहलते हुए उसे ही देख रहा था। प्रखर सूट लेकर जल्दी वहां से चला गया। कियान का नाटक, क्या तुम परसों मुझे राखी बंधोगे? मम्मी, आपको डैड को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया है, इसलिए आपको मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए। कियान मायूस सा शकल बनाकर बोला, जैसे उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया हो। उसके इस नाटक को देखकर तो पीछे खड़ा तन्मय हैरान हो गया। उसने कियान को तो कभी इतना मासूम बनने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। ये लड़का तो अपने बाप की तरह एक नंबर का डेविल था ना, फिर ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्या ये मिस शेखावत को देखते ही आपने रंग बदल लिए? उसे हैरानी हो रही थी। उसे अच्छे से पता था कि ये लड़का कियान कैसा बचा है, कितना खतरनाक है। जब भी वो ऑफिस आता था उन लड़कियों को निकाल देता था, जो लड़कियां उनकी बोस की और एक नजर भी देखती थीं। और तो और उसने कितने ही स्टाफ को पनिशमेंट दिया था। उसे तो इस लड़के ने एक बार आपने विला के गार्डन में 10 राउंड चक्कर लगाने की पनिशमेंट दिया था। इसने एक बार आपने डैडी के दुश्मन जो पकड़ा गया था गोमाथोमा, उस पर तो एसिड का एरो भी चलाकर उसे जान से मार दिया था। तब से ये लड़का उसे अपने बॉस की तरह ही शैतान लगता था। और इसे देखो ये कैसे यहाँ मासूम बन रहा है, जैसे यही दुनिया का सबसे मासूम बच्चा हो। बाप अपनी होने वाली बीबी के लिए बेटे से जल रहा है और बेटा अपनी होने वाली मम्मी के लिए अपने बाप से जल रहा है। दोनों ही शैतान हैं। उनकी होने वाली लेडी बॉस पता नहीं इन दो शैतान को कैसे संभालेगी। भगवान उन्हें हिम्मत दे, इतना कहकर उसने ऊपर देखा, जैसे नियति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। पर भगवान ने तो नहीं, पर लगता है शैतान ने जरूर उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि जैसे ही उसने सामने देखा कियान उसे घूर रहा था। इस वक्त कियान नियति की गोद में था और उसकी कंधे पर सिर रख के तन्मय को घूर रहा था। उसकी होठों पर तिरछी मुस्कान थी, जैसे कहना चाहता हूँ मुझे सब पता है, तुम क्या सोच रहे हो। क्या ये डेविल उसकी मन की बात भी समझ गया? उसे हमेशा ऐसा ही लगता था जैसे कियान उसकी मन की बात को पढ़ सकता है। तभी प्रखर चेंजिंग रूम से बाहर आया। प्रखर इस वक्त उस ब्लैक सूट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रीक गॉड लाखों लोगों की दिल चुराने आया हो। नियति भी कुछ पल के लिए प्रखर को देखती रह गई। तभी प्रखर उसकी कान के पास आकर बोला, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ बनी। मैं तो पूरा का पूरा सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम हर पल मुझे जितना चाहे देख सकते हो या फिर जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। यू नो व्हाट आई मीन। इतना कहकर उसने नियति की कान पर किस किया और दूर हट गया और उसे देखकर आई विंक किया। उसकी होठों पर स्माइल थी। जब नियति को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ, शर्म से उसकी कान और गाल लाल हो गया। वो गुस्से से प्रखर को घूरने लगी। वो कैसे इस बदमाश इंसान को इतनी देर घूर रही थी और ये बेशर्म इंसान बच्चे के सामने ये क्या कह रहा है।
शर्म नाम की कोई चीज भी है इसके अंदर या नहीं? तभी कियान प्रखर को गुस्से से घूरते हुए बोला, नहीं, मेरी मम्मी आपको क्यों देखेगी? हाँ, मेरी मम्मी सिर्फ मुझे देखेगी, आपको नहीं। मैं मम्मी को अपने साथ रखूंगा। मैं आपको अपनी प्यारी ब्यूटीफुल मम्मी के पास नहीं आने दूंगा, समझे आप? फिर नियति की तरफ देखकर उदास भरा मुंह बनाकर बोला, मम्मी आप रहोगी ना कियान के साथ? मैं आपको बेहद सारी गिफ्ट दूंगा और आपसे बेहद प्यार करूंगा। डैड से भी ज्यादा। आपको पता है कियान के पास तो बात करने भी कोई नहीं आता है। सबने मुझे छोड़ दिया, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता है। आप मेरे पास आ जाओ ना। कियान की बात सुनकर नियति ने प्रखर को घूर कर देखा। क्या ये इंसान अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रख सकता? वहीं प्रखर गुस्से से दांत पीस रहा था। तन्मय भी हैरान था। हे भगवान, ये बच्चा कितना झूठ बोल रहा है। जब आपने बॉस के कहने पर उसने कियान का ख्याल रखने के लिए नानी रखा, तब इस लड़के ने उसे इतना परेशान किया कि उस लड़की ने जॉब ही छोड़ दिया। घर में कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता तो ये लड़का दूर चला जाता था और किसी बड़े बच्चे की तरह बोलता था, आई नीड प्राइवेसी। और प्रखर की फैमिली से भी कियान को बात करने की कोई रुचि नहीं था, जबकि वो सब तो कियान से बात करने के लिए कितना तरसते थे। और अब ये लड़का कह रहा है कोई उससे बात नहीं करता है, कोई उसका ख्याल नहीं रखता है। कितना बड़ा ड्रामेबाज लड़का है ये कमा। नियति ने कियान को प्यार से देखा और क्या कहे समझ नहीं आया। फिर भी उसने स्माइल करके कहा, हाँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। कियान तो खुश हो गया, पर प्रखर जल भुन कर राख हो रहा था। वो जलन और गुस्से से बोला, बनी, तुम्हें उसकी मेरा ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, पर वो मेरी मम्मी है और मैं सिर्फ 3 साल का हूँ। और आप बेहद बड़े हो, कोई बच्चा नहीं को मम्मी आपका ख्याल रखेगी। बिल्कुल तुमने सही कहा, नियति ने कहा। तो प्रखर और भी चिढ़ गया। क्या उसकी बनी को उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? वो इस पिद्दी का ख्याल क्यों रखेगी? फिर प्रखर ने जलन से नियति से और भी सूट सिलेक्ट करवाया और थोड़ी देर बाद सब स्टोर से बाहर आ गए। स्टाफ उन्हें एलिवेटर तक छोड़ने आए। उन्हें अभी भी क्यूरियोसिटी हो रही थी। प्रखर, नियति, कियान तीनों ही इस वक्त ब्लैक आउटफिट में थे और कहर ढा रहे थे। वो सच में एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनका ड्रेस मैचिंग कर रहा था। जाते हुए सब उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कई लोगों ने पीछे से उनकी फैमिली फोटो लेने की कोशिश की, क्योंकि तीनों ही आउटस्टैंडिंग लग रहे थे। भले ही तीनों के चेहरे पर इस वक्त मास्क था, पर सब बता सकते थे कि ये तीनों बेहद सुंदर होंगे। जैसे ही वो नीचे आए, कियान अब अपनी मम्मी को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं था, पर उसे प्रखर के साथ जाना तो था ही। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो छोटा था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। नियति कियान को फिर मिलेगी बोलकर अपनी कार में बैठकर चली गई। प्रखर भी कियान को लेकर चला गया। जैसे ही नियति घर पहुंची, हॉल में उसे सभी बैठे मिल गए। विपुल जी, सीखा जी आज सुबह की बातों से शर्मिंदा थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। उन्हें नियति को फेस करने में भी थोड़ा शर्म आ रही थी। जय ने नियति को अपने पास बैठा लिया। नियति ने नेहा और रूही को देखा। उन दोनों को देखकर उसे हंसी आ रही थी। जब वो कियान के साथ थी तब उसे इवान ने कॉल करके बताया था कि उसने क्या किया है। नियति जानती थी कि उस लड़के ने इन दोनों का कैसे ट्रीटमेंट किया होगा, जिस वजह से इनकी ये हालत है। रो रो कर आंखें भी सूज गई है। लिटिल सिस्टर, परसों रखी पूर्णिमा है, तुम्हें पता है ना? जय ने नियति को देखते हुए खुशी से पूछा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि 3 सालों से उसके तीनों भाई जबरदस्ती उससे राखी बंधवाने हॉस्टल नहीं तो विला आ जाते थे, इसलिए उसे पता था कि परसों रखी पूर्णिमा है। प्रमीत, अरहान और अरमान ने तो पहले ही उसे बता दिया था कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए बताए। नियति की हाँ सुनकर जय खुश हो गया और बोला, लिटिल सिस्टर, मैंने कभी किसी से राखी नहीं बंधवाया है, क्या तुम परसों मुझे राखी बंधोगी? तभी आकाश और आदित्य भी बोल पड़े, प्रिंसेस, क्या तुम हमें भी राखी बांधोगी? हमने भी कभी किसी की हाथ से राखी नहीं बंधवाया है। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट लाऊंगा, आदित्य बोला। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। 3 भाई को वो ऑलरेडी बांध रही थी और 3 भाइयों को राखी बांधने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं रूही और नेहा जलन से मर रही थी। जय ने आज तक उनसे राखी नहीं बंधवाया था, जबकि वो इतने सालों से यहीं रहता था और नियति के आते ही सिर्फ कुछ दिन हुआ है और वो नियति की हाथ से राखी बंधवाना चाहता है। और आकाश और आदित्य ने भी सिर्फ नियति से पूछा, उनसे नहीं। आकाश और आदित्य इंडिया के बाहर रहते थे, इसलिए रूही उन्हें राखी नहीं बांध पाती थी, पर इस साल वो यहीं है, फिर भी सिर्फ नियति की हाथ से राखी पहनना चाहते हैं। रूही को ऐसा लगा जैसे ये उसके साथ बेहद बड़ा अन्याय हो रहा हो।
वहीं अमृत और अर्जित बेहद निराश थे। वो जानते थे नियति उन्हें राखी नहीं बंधेगी, वो सिर्फ इन तीनों को राखी बांधेगी। पर ये सब उनकी ही गलती थी। उन्होंने कभी नियति को राखी बांधने ही नहीं दिया, न कभी उसके साथ से राखी बंधवाने के लिए हॉस्टल गए। तो भला अब नियति क्यों उन्हें राखी बांधेगी? फिर भी अगर परसों नियति की मूड अच्छा हुआ तो वो उसे राखी बांधने के लिए देखकर बोलेंगे, भाई क्या मैं भी आप सबको राखी बांध सकती हूँ? रूही मासूम बनते हुए उन तीनों को देखते हुए बोली। जय ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, नहीं, मेरी तुम्हारी जैसी कोई चालबाज बदसूरत बहन नहीं है। मेरी बस एक खूबसूरत बहन है नियति, और वो ही मुझे राखी बांध सकती है। जय की साफ बातों ने रूही को हैरान कर दिया। आदित्य भी बोल पड़ा, तुम्हें हमें राखी बांधने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने दोनों भाई को ही राखी बांधो, जैसे हर साल बांधती हो। आकाश कुछ नहीं बोला, पर उसने रूही की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसका भी साफ मतलब था, वो भी रूही की हाथ से राखी नहीं बंधवाना चाहता था। ये देखकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। पर इस बार विपुल जी, न तो सीखा जी ने उसका साथ दिया न कुछ बोले। वो जानते थे वो यहाँ कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इतने सालों से रूही अमृत और अर्जित को राखी बांधती आई थी। पर नियति के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। ना तो कभी रक्षाबंधन में कोई उसे लेने जाता था, न अमृत और अर्जित उससे मिलने जाते थे। अब जब नियति जय, आकाश और आदित्य को राखी बांधने वाली है, और वो अगर कुछ कहेंगे तो फिर से पुरानी बात उठेगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। नियति वहां से उठकर अपनी रूम की तरफ चली गई। तीनों भाई भी उसके पीछे पीछे अपने अपने रूम में चले गए। रूही रोते हुए बोली, मोम मेरी क्या गलती है? जय भाई, आकाश भाई, आदित्य भाई, क्यों मेरी हाथ से राखी नहीं बंधवाना चाहते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ मोम? उसे रोते देखकर सीखा जी उसे चुप करवाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुरी नहीं हो बेटा। पर तुम्हें पता है ना, तुम और नेहा ही सालों से अमृत और अर्जित के हाथों में राखी बांधते हो। पर नियति ने कभी अमृत और अर्जित की हाथ की राखी नहीं बांधा, इसलिए उसे जय, आकाश और आदित्य के हाथ में राखी बांधने दो। तुम्हें पता है ना, नियति गुस्से में है, हमसे नफरत करती है। अगर तुमने उन तीनों को राखी बांधने पर जोर दिया तो नियति और भी नफरत करने लगेगी। उनकी बात सुनकर रूही दिल ही दिल में और भी ज्यादा नफरत से भर गई थी। फिर भी उसने समझदारी दिखाते हुए बोली, मैं समझ गई मोम, तब मैं ही गलत थी। मैं फिर से सबकी नजरों में अपनी बहन की हक छीनकर बुरी नहीं बनना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ N.B कॉलेज, ये देश का सबसे बड़ा कॉलेज था। सब जानते थे ये एक इंसान की ही है। N.B कॉलेज और N.B हॉस्पिटल पूरे देश में फैला हुए थे। कॉलेज में क्लास खत्म हो गया था, सब क्लास घर जाने के लिए निकल रहे थे। वहीं इसी कॉलेज में प्राची, राशि, रुचिका, स्वाभिमान और अगम भी पढ़ते थे। पांचों क्लास से बाहर आ रहे थे, उनकी आंखों में थोड़ा इरिटेशन का भाव था। अरे यार, आज भी रूही शेखावत कॉलेज नहीं आई है, हमें बस एक फोटो लेना था। प्राची मुंह बनाकर बोली। हाँ, रूही शेखावत तो कल भी नहीं आई थी, राशि भी बोली। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपको रूही से क्या काम था सीनियर? पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की और दो लड़के उन्हें ही देख रहे थे। ये लड़की रीमा थी, इसे सबसे कम जख्म आया था, इसलिए वो ठीक हो गई थी जल्दी, और आज सुशील और राज के साथ कॉलेज आई थी। गलत फहमी, फिर से अमायरा की बेइज्जती। उन्हें देखकर प्राची बोली, ओह, क्या तुम रूही शेखावत को जानती हो? उसकी बात सुनकर रीमा स्माइल करते हुए बोली, हाँ, वो मेरी दोस्त है। अगर आपको उससे कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए, मैं रूही को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर राशि बोली, वो हमें रूही से बात करनी थी। प्राची बोली, मेरे भाई प्रखर रायजादा, उनका रिश्ता लेकर हम जल्द शेखावत फैमिली में जाने वाले हैं, इसलिए हम बस फोटो देखना चाहते थे, रूही से बात करके जानना चाहते थे। तभी स्वाभिमान का फोन बजा। उसने कॉल उठाकर जल्दी से प्राची और बाकी सबको उसके साथ आने के लिए बोला। संजीत आज उन्हें लेने के लिए आया था, वो नहीं गए तो जरूर उन्हें संजीत भाई से लेक्चर सुनने को मिलता। प्राची आगे नियति के बारे में कुछ कहती, उससे पहले वो चली गई। वहीं रीमा तो हैरान हो गई, उसे लगा रायजादा फैमिली प्रखर रायजादा का रिश्ता शायद रूही से करने आ रहे हैं। इसलिए वो खुश हो गई, क्योंकि उसे पता था कि रूही भी प्रखर को पसंद करती है। वहीं राज का चेहरा पीला पड़ गया। वो कब से रूही से प्यार करता था, पर रूही सिर्फ उसे दोस्त मानती थी, इसलिए उसने कभी रूही से कुछ नहीं कहा। पर आज ये सुनकर कि रूही का रिश्ता शायद रायजादा फैमिली से तय होने वाला है, इस वक्त उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वाह, मतलब अब रूही दुनिया की सबसे अमीर फैमिली रायजादा फैमिली की बहू बन जाएगी। रीमा खुशी से बोली, क्योंकि वो जानती थी रायजादा फैमिली कितनी अमीर है। वो तो कब से स्वाभिमान को पटाने की कोशिश कर रही थी।
अब जब रूही प्रखर रायजादा से शादी करके उस घर की बहू बन जाएगी तो ये तो उसके लिए भी अच्छा होगा। वो भी स्वाभिमान की क्लोज जा पाएगी, ये सोचकर वो बहुत खुश थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला गया। सुशील गुस्से से रीमा को देखते हुए बोला, रीमा क्या तुम अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू कर सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि राज रूही से कितना प्यार करता है? तुम उसके जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? उसकी बात सुनकर रीमा, जो अपनी ही खुशी में डूबी हुई थी, वो होश में आई। वो समझ गई कि राज के सामने ये सब आ गया है। इस वक्त राज को बहुत बुरा लग रहा होगा और दर्द भी हो रहा होगा। वो भी जानती थी राज दिल से रूही को प्यार करता था। उसने सामने देखा, राज ऑलरेडी जा चुका था। सिर्फ जाते हुए उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वो उसकी हालत को समझ रही थी। सुशील, मुझे पता है राज की क्या हालत है, पर हमें भी समझना होगा कि रूही राज से प्यार नहीं करती है, इसलिए हम उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। इतना कहकर रीमा वहां से चली गई। उसे जल्द से जल्द ये खुशखबरी रूही को देनी थी। वहीं कार में संजीत आगे पैसेंजर सीट पर था, पीछे की दोनों सीट पर बाकी सब बैठे हुए थे। संजीत बार बार मिरर से रुचिका को देख रहा था। अमायरा ने जब रुचिका को थप्पड़ मारा था, तब से उसने रुचिका को दोबारा नहीं देखा था। रुचिका उससे देखते ही बात करने की कोशिश करती थी, पर इस वक्त वो बिल्कुल चुप थी। रुचिका हमेशा शांत रहती थी, पर इतना शांत वो कभी नहीं होती थी। कम से कम वो उसे देखती रहती थी, और जब वो उसकी तरफ देखता तो वो अपनी नजरें चुरा लेती थी। पर आज रुचिका उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मुझे आइसक्रीम खाना है, यहाँ एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ रोकना भाई, प्राची बोली। तो संजीत, जो आमतौर पर इस बचकानी जिद के लिए कभी नहीं मानता था, आज वो मान गया। ये देखकर सब हैरान थे। थोड़ी देर में वो सब पास ही एक आइसक्रीम पार्लर में पहुंच गए। सभी कार से निकलकर अंदर चले गए और एक टेबल पर बैठ गए। सबने अपनी अपनी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाया था और फिर बातें करने लगे। ये पार्लर बहुत बड़ा था और जो भी ऑर्डर दिया जाता था उसी हिसाब से आइसक्रीम वो तुरंत बना कर देते थे। वहीं आज सब उल्टा हो रहा था। हमेशा की रुचिका संजीत को देखती थी नहीं, बल्कि संजीत बार बार रुचिका को देख रहा था। थोड़ी देर में उन सबका आइसक्रीम भी आ गया। रुचिका भले ही संजीत को नहीं देख रही थी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो संजीत की नजरों की तपिश को जरूर अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि संजीत जी उसे क्यों देख रहे हैं। रुचिका ने संजीत से ध्यान हटाया और आइसक्रीम खाने लगी। वहीं संजीत रुचिका को ही देख रहा था। आइसक्रीम रुचिका के होठों पर लग रही थी, जो इस वक्त बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। रुचिका जिस तरह से आइसक्रीम खा रही थी, संजीत का मन कर रहा था ठीक उसी तरह से वो रुचिका के होठों से उस आइसक्रीम को खा ले। संजीत ने जल्दी से सिर झटका। ये क्या सोच रहा था वो? वो रुचिका के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? अमायरा उसकी गर्लफ्रेंड है, वो रुचिका के बारे में नहीं सोच सकता था। वो सब खा रहे थे, तभी कोई पीछे से आकर संजीत की आंखों पर हाथ रख दिया। सबकी नजर अमायरा पर गई, जो संजीत के पीछे खड़ी थी। उसे देखकर उन सबका मुंह बन गया। आ गई फिर से ये डरावनी चुड़ैल यहाँ भी, राशि गुस्से से बोली। उसे याद था कैसे इस लड़की ने रुचिका पर हाथ उठाया था। अमायरा को देखकर अगम को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं संजीत ने जब महसूस किया ये अमायरा है, उसने झटके से उसकी हाथ को दूर अपनी आंखों से हटाकर दूर झटक दिया। वहीं रुचिका को इस वक्त बुरा भी लग रहा था और अमायरा को देखकर गुस्सा भी आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो अमायरा? संजीत पीछे मुड़कर ठंडे भान से बोला। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि हम कुछ महीने के लिए एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? हमारा अभी एक दूसरे से दूर ही रहना बेहतर है। उसकी बात सुनकर अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों संजीत, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई थी। मैंने मिस मित्तल से माफी तो मांग लिया है ना, क्या तुम फिर भी मुझसे ऐसे ही नाराज रहने वाले हो? वहीं उसकी बात सुनकर अब जाकर प्राची और स्वाभिमान को पता चला कि ये वही लड़की है, उनके भाई की गर्लफ्रेंड अमायरा। उन्हें पता चला था कि इसने रुचिका को थप्पड़ मारा था। तब से स्वाभिमान और प्राची भी गुस्से में थे, पर उन दोनों ने पहले अमायरा को कभी नहीं देखा था, बस संजीत से उसका जिक्र सुना था। वहीं संजीत की नजर रुचिका पर गई, जो अभी नीचे सिर झुकाए अपनी आइसक्रीम खा रही थी, या फिर अमायरा और संजीत को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तभी प्राची गुस्से से चिल्लाई, ओहो, तो ये है वो चुड़ैल जिसने हमारी रुचिका को मारा था। भाई, क्या आपकी आंखें खराब हो गई हैं? प्राची अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, जिस वजह से अमायरा थोड़ा गुस्सा हो गई, पर कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती ये लड़की संजीत की बहन है। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो, मैं अमायरा हूँ, संजीत की गर्लफ्रेंड। तुम संजीत की बहन हो ना प्राची? संजीत ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था।
वहीं उसकी मुंह से संजीत की गर्लफ्रेंड सुनकर रुचिका की आंखें आंसू से झिलमिला गईं, पर उसने अपनी आंखों से आंसू को बहने से रोक दिया। स्वाभिमान भी अमायरा को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, संजीत भाई आपकी आंखें सच में खराब है। ये लड़की मेकअप से पुती चुड़ैल आपको कैसे अच्छी लग गई जो आप इसके साथ रिलेशन में आ गए? सच में जरा देखो, इसे ऐसा लग रहा है जैसे एशियन पेंट को अपनी मुंह पर थोप कर आई है, और कपड़े तो ऐसे पहना है जैसे किसी बार में डांस करने जा रही है। स्वाभिमान की बातें किसी को भी गुस्सा दिला सकती थी। वो देखता नहीं था कि सामने कौन है, वो बस यूं ही बेइज्जत कर देता था। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। अमायरा गुस्से से उबल रही थी। उसने सच में बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहने हुए थे। संजीत ने भी उसे देखा, पर कुछ नहीं बोला। इसलिए तो वो अमायरा को कभी अपने घर नहीं लेकर जाता था सबसे मिलवाने के लिए। अमायरा कभी भी डिसेंट कपड़े नहीं पहनती थी। संजीत उसे बार बार टोकता था पहले, पर अमायरा हर बार इमोशनल ड्रामा करती थी कि वो उसे प्यार करता है या उसकी पहनावे से। वो कैसे भी कपड़े पहने, क्या संजीत हमेशा उसे अपनी पसंद की कपड़े पहनने से रोकने वाला है? जिस वजह से संजीत हार जाता था, वो और कुछ नहीं कहता था, पर वो उसे अपने घर भी नहीं लेकर जाता था। क्योंकि भले ही उनकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, पर अभी भी उनके घर वाले ऐसे ज्यादा रिवीलिंग कपड़े को पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें छोटे कपड़े पहनने वालों से कोई दिक्कत थी। प्राची भी कभी कभी पार्टी में छोटे कपड़े पहनती थी, पर वो क्यूट लगती थी। पर अमायरा ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे बार में स्ट्रिप डांस करने जा रही हो। जिस वजह से संजीत और अमायरा के रिश्ते में कभी ज्यादा प्यार नहीं रहा था। अमायरा ने संजीत को देखा, जो चुप बैठा था। वही अगम, प्राची और राशि तीनों ही स्वाभिमान की बात सुनकर अमायरा को देखकर हंस रहे थे, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा बेइज्जत महसूस हो रहा था। संजीत, क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? देखो, वो कैसे मेरी बेइज्जती कर रहा है, अमायरा रोते हुए बोली। वहीं संजीत को और भी इरिटेशन हो रहा था। बार बार अमायरा की इमोशनल ड्रामा देख देख कर वो थक गया था। तभी अगम बोला, हम सब जा रहे हैं, मुझे इस लड़की को अपने सामने और नहीं देखना। चलो रुचिका, राशि, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। इन्हें हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद घर चले जाएंगे। कार यहीं पर भेजने के लिए कह देंगे। इतना कहकर जैसे ही अगम उठा, संजीत भी खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम सबका आइसक्रीम खाना खत्म हो गया? तो बाहर चलो। इतना कहकर अमायरा को इग्नोर करके गार्ड को पेमेंट करने को बोलकर वो बाहर चला गया। वहीं अमायरा हैरान थी। संजीत पहले भी उससे कभी कभी गुस्सा हो जाता था, पर इस तरह से वो कभी उसे इग्नोर तो नहीं करता था। फिर अब क्या हो रहा है? संजीत बार बार उसे इग्नोर कर रहा है। क्या सच में वो बदल रहा है? क्या सच में उसे अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लेनी चाहिए? उसने सबको देखा, फिर मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी एवरीवन, मेरी वजह से आप सबकी आइसक्रीम पार्टी खराब हो गई। उसकी बात सुनकर तो गुस्से से सबने अपने दांत पीस लिया और फिर बाहर चले गए। छिपकली कहीं की। इतना कहकर आखिर में स्वाभिमान भी चला गया। अमायरा तो पैर पटकते रह गई, बस एक बार मेरी शादी संजीत से हो जाए, फिर मैं तुम सबको बताऊंगी कि तुम सबने मुझे बेइज्जत करके कितनी बड़ी गलती किया है। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। 2 दिन बीत गया था। आज रक्षाबंधन था। शेखावत मेंशन में सुबह सुबह सब तैयारियां हो गई थी। हमेशा की तरह शिखा जी ने सारी चीजों का ध्यान रखा था। रूही और नेहा जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। दोनों ने आज ट्रेडिशनल सूट पहना हुआ था। रूही ने ग्रीन कलर का सूट पहना था जिसमें वो अच्छी लग रही थी। उसकी चेहरे की सूजन भी थोड़ा कम हो गई थी। ऊपर से उसने मेकअप कर रहा था उस निशान को छुपाने के लिए। नेहा ने ब्लू कॉलर का पटियाला सूट पहना हुआ था। वो भी काफी खूबसूरत लग रही थी। दोनों की फेस में थोड़ा सूजन की वजह से ही वो ढेर सारा मेकअप करके सेफ थे, ताकि अच्छा फोटो ले सके। वहीं अमृत और अर्जित भी नीचे आ गए थे। दोनों सोफे पर बैठ गए। अमृत और अर्जित अभी भी सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। सोच रहे थे शायद नियति भी आकर आज उन्हें राखी बांध दे। रूही ने पहले अमृत की आरती करके राखी बांधा, फिर अर्जित की हाथ पर राखी बांधा। वहीं नेहा ने भी रूही के बाद अमृत के हाथ में राखी बांधा, और फिर अर्जित के हाथ पर। अमृत ने रूही और नेहा को 2-2 गिफ्ट बॉक्स दिया। अर्जित ने भी दोनों को गिफ्ट बॉक्स दिया। रूही और नेहा दोनों ही एक्साइटेड हो गई। रक्षाबंधन, गिफ्ट, जलन। मेरे डैड को राखी बांधिए। उनके दोनों भाई हर रक्षाबंधन में उन्हें बहुत कॉस्टली गिफ्ट देते थे, जो लाखों में होता था। इसलिए वो दोनों ही एक्साइटेड थे। वो हर बार अपनी गिफ्ट की फोटो लेकर ग्रुप में शो ऑफ करते थे, और जब सब कहते थे कि उनके भाई कितने अच्छे हैं, जो रूही और नेहा को लाखों का गिफ्ट मिला है, तो वो दोनों सबसे ज्यादा खुश होती थी। उन्हें घमंड होता था कि उनके ऐसे भाई हैं।
रूही ने जल्दी से अपने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक डायमंड नेकलेस सेट था, जो बहुत खूबसूरत था, जो कम से कम 70 लाखों का था। वहीं अर्जित ने भी उसे एक फ्लैट गिफ्ट किया था, जिसकी की को उसने गिफ्ट बॉक्स में डाल दिया था। नेहा ने भी अपने दोनों गिफ्ट देखा। अमृत ने उसे एक डायमंड ब्रेसलेट और नेकलेस का सेट दिया था, और अर्जित ने उसे एक कार गिफ्ट दिया था, जिसे देखकर नेहा की आंखों में भी चमक आ गई। वो हमेशा कॉस्टली कार में जाती थी, पर उसके पास कोई खुद का कार नहीं था। तभी बटलर आकर बोला, सर शेखावत फैमिली के बेटे आए हैं। सब समझ गए कि ये तीनों शायद नियति की हाथ से राखी बंधवाने के लिए आए हैं। तीनों अंदर आ गए, पर उन्होंने सीखा जी की तरफ देखा भी नहीं, जिस वजह से सीखा जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो पहले अपने दोनों भाइयों की इकलौती प्रिंसेस थी, पर सालों से उसने उन्हें राखी तक नहीं बांधा था। वहीं रूही और नेहा ने जब उन तीनों को देखा, तो उन्हें पिछली बार हुई अपनी सारी बेइज्जती याद आ गई। तभी जय, आकाश और आदित्य भी नीचे आ गए। उन दोनों को देखते ही अरमान जल्दी से भागकर आकाश और आदित्य के पास चला गया। वहीं उसे अपनी तरफ आते देख आकाश और आदित्य यहाँ से भाग जाना चाहते थे। अरमान ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी कंधे को थपथपाते हुए बोला, कैसे हो मेरे दोनों छोटे भाई? तुम्हें इससे क्या? आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, जब से ये लड़का उन्हें मिला है छोटा भाई भी कह रहा है और कहकर चिढ़ा भी रहा है, जबकि वो सिर्फ 1 साल से भी कम अरमान से छोटे थे। वहीं कौशल्या जी और ब्रिजेश जी हंसने लगे। आज तक आकाश को कोई इतना नहीं चिढ़ा पाया था, जितना ये लड़का उन्हें चिढ़ा रहा था, खास करके आकाश को। संग्राम जी चंद्रिका जी को लेकर उनके घर गई थी। चंद्रिका जी अपने भाई को राखी बांधने गई थी। वो कल वापस ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। आकाश और आदित्य यहीं रहने वाले थे, इसलिए कौशल्या जी और ब्रिजेश जी कुछ दिन और यहीं रहने वाले थे। कौशल्या जी विश्वनाथ जी के हाथ राखी बांध के शंभुनाथ जी को भी राखी बांधने जाने वाली थी, पर वो नियति के आने का वेट कर रही थी। तभी पायल की शोर सबकी कानों में किसी मधुर ध्वनि की तरह गूंजने लगी। सबने ऊपर देखा, जहां से नियति सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे देखकर तो सब हैरान रह गए। सबकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गईं। नियति के पैरों की ही पायल की शोर थी ये। नियति ने इस वक्त रेड कॉलर की साड़ी पहना हुआ था, गले में एक खूबसूरत सा रेड पेंडेंट। उसने अपनी लंबे रेशमी बालों को खुला छोड़ रखा था, जो लहरा रहे थे। उसकी फेस पर कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ आंखों में थोड़ा काजल और होठों पर लिप बाम, और उसकी गोरे पैरों में सैंडल और पायल, जो उसकी चलते वक्त उसकी खूबसूरती झलका रहे थे। इतने में वो कहर ढा रही थी। घर वाले नियति की खूबसूरती देखकर हैरान नहीं थे। वो तो आज पहली बार नियति को ब्लॉक या ग्रे के सिवा किसी और कॉलर में देखकर हैरान थे। वो भी रेड कॉलर। नियति की प्रेफरेंस के हिसाब से ये कॉलर तो जैसे उसके लिए बेकार था शायद। उन्होंने तो कभी रेड में नियति को नहीं देखा था, पर इस रेड में वो किसी खिली हुई गुलाब की तरह लग रही थी। रेड कॉलर में उसकी दूध जैसी गोरा रंग और भी निखर रहा था। उसकी स्किन हीरे की तरह चमक रही थी। आज कोई भी अगर उसे देखता तो जरूर उस पर अपना दिल हार जाता। सीखा जी और विपुल जी आज पहली बार अपनी बेटी को ट्रेडिशनल में देख रहे थे। नियति की आंखें अपने डैड की जैसी ब्लू थी, और उसकी फीचर्स थोड़ा आरती जी जैसा था और थोड़ा अपने नाना जी जैसा। जय, आकाश और आदित्य भी हैरान थे, पर प्रमीत, अरहान और अरमान हैरान नहीं थे, क्योंकि हर साल नियति रेड, ब्लू या फिर कुछ और कॉलर पहनती थी। क्योंकि रुक्मणी जी, अंजना जी और किरण जी उसे यही ट्रेडिशनल कपड़े पहनने को देते थे, और कहते थे रक्षाबंधन में ब्लॉक कपड़े ना पहनकर ट्रेडिशनल पहने, ये उस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। और तब से 3 सालों से वो रक्षाबंधन को ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी। और रुक्मणी जी, अंजना जी और किरण जी ने तो उसके लिए पता नहीं कितने सारे सूट साड़ी सब लाकर रखा था। नियति सिर्फ इसी दिन उसे एक बार के लिए पहन लेती थी। अरहान ने ये बात जय को बताया तो बाकी सब भी समझ गए। सीखा जी अपनी मॉम और दोनों भाभी के बारे में सोचने लगी। वो नियति को इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि नियति उनकी खुद की नातिन है, पर मैं तो नियति की खुद की माँ होकर भी उसे प्यार नहीं दे पाई। सभी भाई लाइन में एक सोफे पर बैठ गए। तभी जय बोला, आज मुझे पहले राखी बांधो, मैं पहली बार राखी बंधवाने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तभी आदित्य बोला, तो क्या हम हर दिन राखी बंधवाते हैं? हम दोनों भी तो पहली बार राखी बंधवा रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर जय ने मुंह बना लिया और बोला, मैं तुम दोनों से 1 साल बड़ा हूँ, इसलिए मुझे पहले राखी बांधेगी मेरी लिटिल सिस्टर। तभी पार्वती जी हंसते हुए बोली, फिर तो प्रमीत सबसे बड़ा है, नियति को सबसे पहले उसे राखी बांधना चाहिए, फिर अरहान को, उसके बाद ही जाकर वो तुम्हें राखी बांध सकती है। उनकी बात सुनकर जय का मुंह बन गया। वहीं सब हंसने लगे। नियति ने राखी का थाल लिया, जो ऑलरेडी उसके लिए दादी ने तैयार करवाया था।
रूही और नेहा को उनकी ये हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं अमृत और अर्जित को बहुत बुरा लग रहा था। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थाल में 6 राखी रखा हुआ था, इसलिए वो दोनों समझ गए थे कि नियति उन्हें राखी नहीं बांधने वाली है। वैसे भी उन्होंने कौन सा भाई का कर्तव्य निभाया है जो नियति उन्हें राखी बांधती। नियति ने प्रमीत को राखी बांधा तो उसने उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। फिर उसने अरहान को राखी बांधा, उसने भी उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। फिर जय को, जो पहले ही हाथ दिखाकर बैठा था, उसे ये बहुत मजेदार लग रहा था, उसने भी एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स नियति को दे दिया। फिर अरमान की बारी आई, उसे भी नियति ने राखी बांधा। उसने जल्दी से अपने साथ आए एक गार्ड को कॉल किया, तो वो गार्ड और 2 और गार्ड अंदर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया, जो 5 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा बॉक्स देखकर सब हैरान हो गए, पर नियति ने कुछ नहीं कहा और फिर आकाश और आदित्य की हाथ में राखी बांधा। उन दोनों ने भी उसे एक एक गिफ्ट बॉक्स थमा दिया। अब कौशल्या जी ने भी विश्वनाथ जी को राखी बांध दिया था, इसलिए वो शंभुनाथ जी को राखी बांधने के लिए वहां से निकल गए। नियति को इतनी सारी गिफ्ट मिलता देख रूही और नेहा दोनों ही जल रही थी। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर देखो तो क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? नियति ने सिर हिला दिया और पहले उसने प्रमीत के दिए बॉक्स को खोला। उसके अंदर एक पेपर रखा हुआ था। जय ने उसे देखा और बोला, तो प्रमीत भाई ने तुम्हें एक कंपनी गिफ्ट किया है। हाँ, ये एक छोटा कंपनी था जिसे नियति टेक ओवर करने वाली थी, पर उससे पहले प्रमीत ने ही उसे ये गिफ्ट कर दिया। सब हैरान रह गए। विपुल जी, सीखा जी, दोनों भाई और नेहा, रूही सब सदमे में थे। रक्षाबंधन के लिए करोड़ों की एक कंपनी ही गिफ्ट कर दिया। नियति ने दूसरा बॉक्स खोला तो उसमें एक पोलोसॉल ग्रीन किंग जेड था, जिसे जेड का राजा कहा जाता था। ये भी करोड़ों में थी। रूही और नेहा की आंखें तो लालच था, काश ये जेड उन्हें मिलता। अब तो उन्हें और भी ज्यादा जलन हो रही थी। नियति की किस्मत इतनी अच्छी क्यों थी? नियति ने जय का दिया गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक स्पोर्ट्स कार की चाबी और एक खूबसूरत ब्रेसलेट था, जिसे उसने अपने सारे सेविंग्स किए पॉकेट मनी से खरीदा था। पर ये प्रमीत और अरहान के गिफ्ट के आगे कुछ भी नहीं था। उसका दोनों गिफ्ट मिलाकर बस कुछ लाख की ही थी। जय तो उन दोनों की गिफ्ट देखकर ही गहरी सांस ले रहा था। क्या उसकी बहन को उसके दिया हुआ ये इतना सस्ता गिफ्ट पसंद आएगा? उसके पास और पैसे नहीं थे, वरना वो और अच्छा गिफ्ट लेता। उसे लगा नियति को स्पोर्ट्स कार पसंद है तो वो खुश हो जाएगी, पर अब लग रहा है उसने बेकार गिफ्ट दिया है। उसकी बहन ने उसे करोड़ों की 4 कार गिफ्ट किया था और उसने सिर्फ लाखों का गिफ्ट दिया। उसका मुंह पूरी तरह से लटक गया। नियति समझ गई कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए उसने जय की हाथ पकड़कर बोला, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अब से मैं आपकी दी कार को ही ड्राइव करके जाने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर जय बहुत खुश हो गया। उसकी बहन को उसकी दी गिफ्ट पसंद आया, यही उसके लिए बहुत था। नियति ने फिर अरमान की इतने बड़े गिफ्ट बॉक्स को देखा और उसे सामने जाकर ओपन किया। जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ, अंदर से आवाज आई, हैप्पी रक्षाबंधन बोस नियति। उसने सामने देखा, उसके अंदर एक रॉबर्ट था जिसकी हाथ में एक डॉल था। अरमान खुशी से चहकते हुए बोला, तुम्हें रोबोट्स पसंद है ना, तुम बनाती हो ना, इसलिए एक मैंने भी खरीद लिया तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हें डिस्टर्ब करे इसे कहकर उसे पिटवा देना। नियति ने सिर हिला दिया, उसे अपने अरमान भाई से बस यही उम्मीद थी। आकाश ने नियति को एक विला गिफ्ट किया था। नियति सबको गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रही थी। वहीं आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे करोड़ों रुपए छीन लिया हो। उसने अपने मुंह फूला रखा था और बीच बीच में वो जय को घूर रहा था। नियति ने उसके गिफ्ट को खोला तो उसमें भी एक स्पोर्ट्स कार की चाबी थी। थैंक यू भाई, नियति ने स्माइल करते हुए कहा। अब वो समझ गई कि आदित्य, जो शुरू से एक्साइटेड होकर कह रहा था कि गिफ्ट बॉक्स खोलो खोलो, वो अब इतना गुस्से में और अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। आदित्य गुस्से से बोला, इसने मेरी आइडिया को कॉपी किया है। तुम्हें मेरी दी कार को यूज करना चाहिए। मैंने नहीं, जरूर तुमने ही मेरी आइडिया को चोरी किया होगा, जय गुस्से से बोला। ठीक है, मैं दोनों कार यूज करूंगी, नियति बोली तो आदित्य भी खुश हो गया और जय भी कुछ नहीं बोला, दांत पीसने लगा। वहीं बाकी सब देख रहे थे। अमृत और अर्जित से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते थे। रूही और नेहा को तो अब नियति को मिली गिफ्ट के सामने अपना गिफ्ट बकवास लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रायजादा विला में भी राखी बांध रहे थे। प्राची ने प्रखर, संजीत और स्वाभिमान को राखी बांधा। प्रखर कई सालों बाद रक्षाबंधन में यहाँ रुका था, वरना प्राची को तो ऑफिस जाना पड़ता था उसे राखी बांधने के लिए। सारिका ने भी संजीत और स्वाभिमान को राखी बांधा। ये सब देखकर कियान की आंखों में चमक आ गई। वो अपने डैड से बोला, डैड आप कब मॉम को पास लाएंगे? मुझे भी एक बहन चाहिए जो मेरे हाथ में राखी बांधे।
उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। बहन चाहिए क्या? बहन बाजार में मिलती है, जो जल्दी खरीद लो। उसकी बात सुनकर प्रखर बेशर्मी से बोला, अगले साल तुम्हारी एक बहन तुम्हारे पास होगी, डोंट वरी। उसकी बात सुनकर तो जैसे सब सदमे में चले गए। क्या कियान के साथ साथ प्रखर का भी दिमाग खराब हो गया है? वो इतना बेशर्म कब से हो गया? कियान ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, बस एक साल है आपके पास, मुझे अपनी बहन चाहिए। तभी उसकी नजर सारिका पर पड़ी तो उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने एक राखी उठाया और सारिका की तरफ जाकर उसे देते हुए बोला, मिस बुआ जी, आपने सबको राखी बांधा, पर मेरे डैड को राखी नहीं बांधा है आपने। चलिए मेरे डैड को राखी बांधिए। कियान सारिका को गुस्से से खींचने लगा। वहीं सारिका का चेहरा तो डर से पीला पड़ गया। जिसे वो प्यार करती है, उसके हाथ में कैसे राखी बांधे?